मूविंग टू द एसए 505 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी काफी बड़ा भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहां तक है, मतलब लगभग 4 पेजेस का स्टैंडर्ड है। सो वेल, एसए 505 क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और स्टैंडर्ड है क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है समझना। ये स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में है? आपको याद हो तो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे 7 मेथड्स हमारे पास में तो ऑडिट एविडेंस लेने के, लाइक इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सेट्रा। उनमें से एक जो मेथड हमारे पास था उसका नाम था एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीका है ऑडिट एविडेंस लेने का, खास तौर पे जब बात आती है बाहर की पार्टी से एविडेंस लेने की। क्योंकि देखिए, जिस एंटिटी के हम ऑडिट कर रहे हैं वो तो हमें इंफॉर्मेशन दे ही देगा, उसकी तो ड्यूटी है, उसका तो ऑब्लिगेशन है, राइट। और वो इंफॉर्मेशन तो हमें देगा ही देगा, क्योंकि वो नहीं देगा तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इंफॉर्मेशन निकलवाने के, अच्छे तरीके, सॉरी, बट नॉट दोस काइंड ऑफ इजीली हम निकलवा सकते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन उस इंफॉर्मेशन में एक समस्या भी है, और समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हो सकता है एंटिटी हमें गलत दे दे। ये पॉसिबल है कि एंटिटी वो इंफॉर्मेशन शायद हमें सही ना दे, एंटिटी वो इंफॉर्मेशन हमसे छुपा ले या मैनिपुलेट कर दे, इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एंटिटी ही हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। थर्ड पार्टी से, यानी जो एंटिटी से रिलेटेड है लेकिन हमसे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, थर्ड पार्टी से वो जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या एविडेंसेस लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन या एविडेंसेस हम तभी लेते हैं जब इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि एंटिटी ने जो हमें अवेलेबल कराया वो इंफॉर्मेशन हमारा सही नहीं है। ठीक है ना, एक हमें लगता है कहीं डाउट, तो लेते हैं। क्यों? एक्सटर्नल पार्टी से इंफॉर्मेशन आप ले तो लोगे, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बताओ, थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। आज अगर मान लीजिए मैं ऑडिट कर रहा हूं जेड लिमिटेड की, अब जेड लिमिटेड की ऑडिट करते समय मैं जेड लिमिटेड के से तो इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं, एंड अनडाउटेडली जेड लिमिटेड इज बाउंड टू गिव मी द इंफॉर्मेशन। जेड लिमिटेड बाउंड भी है कि वो मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए, इसके लिए जेड लिमिटेड बाउंड है, उसे मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है, उसे देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। लेकिन जेड लिमिटेड के डेटर्स को मैं कॉल करूं, जेड लिमिटेड के क्रेडिटर्स को मैं कॉल करूं, उसके कोई और थर्ड पार्टी को मैं कॉल करूं, और मैं उनको इस बात के लिए फोर्स करूं या इंसिस्ट करूं कि वो मुझे इंफॉर्मेशन दे ही, समझे आप, मैं वो मुझे इंफॉर्मेशन दे, इस बात का कोई, क्योंकि वो मना कर सकते हैं, मैं उनको ऑडिटर थोड़ी ना हूं, वो मना कर सकते हैं, दे आर नॉट बाउंड टू गिव मी द इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में हम लोगों को ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इस मेथड को बड़ा सोच समझ के यूज करना पड़ता है, और इसीलिए हम इसको बहुत रेयरेस्ट सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि देखो जिंदगी में एक बात याद रखो बेटा, जो चीज रेयर है उसको जितना कम यूज करोगे उतना बेटर है, वरना फिर वो रेयर नहीं रहेगा। गोल्ड अगर हम रोज दिन भर पहन के घूमेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। तो जो रेयर है, तो वो रेयर इसलिए क्योंकि वो बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस कीमती या रेयर चीज को अगर आप रोज रोज यूज करने लग जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, सामने वाला सीरियस नहीं लेता। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, ये एक ऑडिटर के लिए ऐसा ही एक रेयर रिसोर्स है। अब सोच के देखिए, थर्ड पार्टी एक तो वैसे ही बाउंड नहीं इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, एक चीज। अब ऐसे में अगर थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, तो ऐसे केस में, ठीक है, थर्ड पार्टी से अगर मैं इंफॉर्मेशन हर साल मांगने बैठ जाऊं तो वो तो बिल्कुल ही सीरियस ना ले। अगर 3-4 सालों में कभी आपने मांगा तो डेटर को भी लगता है कि यार, मतलब क्योंकि जो हमारा डेटर है उसके लिए हम क्रेडिटर है, उस डेटर को अगर मैंने लेटर लिखा तो वो डेटर भी एक बार ये सोचेगा कि यार, अगर मेरे क्रेडिटर के ऑडिटर ने लेटर भेजा है तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली तो कभी लेटर आता नहीं, लेटर आया है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, तभी उसने लेटर भेजा है। तो हो सकता है वो आपको रिप्लाई करते और सही तरीके से रिप्लाई करे। इसीलिए हमने आपको कहा कि इट मस्ट बी यूज्ड वेरी डिलीजेंटली। लेकिन पहले हम जरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसेस को समझने से पहले एक बार समझ लें कि एक्चुअली एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या। दैट एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ये बात हमने पढ़ा था। और हमने कहा था एप्रोप्रिएट का मतलब होता है रिलायबल एंड रेलेवेंट। और रिलायबल में हमने एक लाइन पढ़ी थी, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। अब ये जो एक्सटर्नल एविडेंसेस हैं, ये एक्सटर्नल एविडेंसेस दो फॉर्म में हो सकते हैं। दो फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? पहला पहला हो सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के फॉर्म में, यानी एक्सटर्नल एविडेंसेस की भी दो फॉर्म है।
तो पहला हमारे पास एक्सटर्नल एविडेंसेस को लेने के हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और दूसरा है बिल्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय आउटसाइड थर्ड पार्टी। लेकिन 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 बट केप्ट बाय एंटिटी। इसमें अपने को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जैसे परचेज का बिल है, खर्चों का बिल है, बनाया थर्ड पार्टी ने, लेकिन हमारे पास में है तो हम तो एंटिटी से ले लेंगे ना। बट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये तो हमें सीधा थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है, तो ये उतना आसान नहीं होने वाला, राइट। लेकिन लेकिन इसका अपना फायदा है। ये डॉक्यूमेंट बनाया थर्ड पार्टी ने, लेकिन आया एंटिटी के पास। बनाया थर्ड पार्टी ने लेकिन आया एंटिटी के पास, तो हो सकता है एंटिटी ने इसमें शायद मैनिपुलेशन कराओ। सामान्य तौर पे नहीं करते, बट शायद मैनिपुलेशन कराओ, शायद ऐसा संभव है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं सामान्य नहीं करते, क्योंकि जो बाहर से एविडेंस बनकर आया या बाहर से जो इंफॉर्मेशन आई उसको चेंज करना। वीडियो भी नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के पास में? मेरे हिसाब से अब तो आ रहा होगा, क्योंकि बीच में प्लीज रिपीट फ्रॉम 505। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो आ रहा है सही ढंग से? रिप्लाई करो भाई फटाफट से। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा? ओके, तो हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मीनिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमने कहा था कि हम लोग ऐसे 500 में पढ़कर आए थे कि आपको जो एविडेंस लेना होता है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको लेना होता है जनरली। ठीक है, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है रिलायबल एंड रेलेवेंट, और रिलायबल में हमने कहा था कि एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। जनरली एक्सटर्नल एविडेंसेस आर ऑलवेज फाउंड टू बी रिलायबल, ऐसा हमने पीछे पढ़ा भी था। अब ये एक्सटर्नल एविडेंस का मीनिंग क्या है? इस एक्सटर्नल एविडेंस का मतलब होता क्या है? तो एक्सटर्नल एविडेंस का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा जरा, एक्सटर्नल एविडेंस का मतलब होता है जो एविडेंस बाहर से मिले। अब बाहर से एविडेंस मिलते हैं, इसके हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है कि कोई बिल वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट है जो थर्ड पार्टी ने रेडी करा, और वो बिल उसने एंटिटी को दिया, और अब हम एंटिटी से डायरेक्टली लेंगे। जैसे परचेस का बिल है या खर्चों का बिल है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, और वो बिल या जो डॉक्यूमेंट है वो रखे तो एंटिटी के पास में ही है ना, तो एंटिटी से हम ले लेंगे। एक होता है हम सीधा थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन कर रहे हैं, कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी। मैंने पीछे समझाया था, मैं मीनिंग समझा रहा हूं, पहले डेफिनेशन आपको 2 मिनट बाद समझाता हूं। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली थर्ड पार्टी, जैसे एंटिटी के डेटर्स हैं, जैसे एंटिटी के क्रेडिटर्स हैं, जैसे एंटिटी के एजेंट्स हैं, जैसे एंटिटी के सप्लायर हैं, जैसे एंटिटी के कंसाइनमेंट एजेंट्स हैं, कोई भी हो सकता है जो एंटिटी से जुड़ा हुआ है। एंटिटी मतलब जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, उस थर्ड पार्टी से हम डायरेक्टली बात करते हैं, बीच में एंटिटी को इन्वॉल्व करे बिना हम उस थर्ड पार्टी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बीच में एंटिटी को लाए बिना उस एंटिटी से डायरेक्टली हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स, या हम ऐसे बोले एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब यहां 3 बातें जरूरी। एक तो थर्ड पार्टी से हम बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मतलब एंटिटी से जुड़ी हुई हो, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दूसरा, उससे जो रिप्लाई आएगा वो डायरेक्टली हमारे पास आना चाहिए, यानी एंटिटी के थ्रू नहीं आए, वरना उसकी ऑथेंटिसिटी या रिलायबिलिटी को लेकर डाउट आ जाएगा। एंड तीसरा, रिटर्न में देखो बेटा, एक्सटर्नल पार्टी से ओरल कम्युनिकेशन करने का कोई लॉजिक नहीं निकलता, क्योंकि ओरली अगर आपने पूछा तो उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता, और अगर उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता तो ऐसे केस में, अगर आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते तो ऐसे केस में एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये थर्ड पार्टी से आए, पहली चीज। दूसरा, अगर ये थर्ड पार्टी से आ रहा है तो रिटर्न में आए, और तीसरा डायरेक्टली ऑडिटर के पास है। अब मैं तीनों वर्ड को जोड़ देता हूं तो हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डेफिनेशन बन जाएगा, इट्स अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स
टू ऑडिटर बाय थर्ड पार्टी, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर from third party. So it's a direct written response by third party to the auditor in written format है, तो वो लिख ही दिया मैंने, ठीक. It is an evidence obtained as a direct written response to auditor from third party, right? Direct written response to auditor from third party. अब रिटर्न में है तो रिटर्न तो आपकी मर्जी है ना, आप पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, किसी और तरीके से, इवन अगर व्हाट्सएप पर आएगा तो भी चलेगा, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए बस, ठीक है. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है ना. अब सामान्य तौर पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज वैसे तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको 4 केसेस में करते हैं, लेकिन मेनली इसका जो यूज होता है वो 2 चीजों के लिए होता है. एक तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जैसे डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम क्यों करते हैं, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करने के लिए या क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करने के लिए, दैट इज इट इज यूज्ड टू कंफर्म अकाउंट बैलेंस एंड देयर एलिमेंट. जैसे आज कोई डेटर है, उसके अकाउंट बैलेंस को लेकर हमें डाउट लग रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए. दूसरा हम यूज करते हैं टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसी का भाई है ये वाला पॉइंट. क्या बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं किसी डेटर का लेजर चेक करूं, अब डेटर में लगातार मुझे दिख रहा है बेड डेट्स बेड डेट्स बेड डेट्स, तो मुझे थोड़ा डाउट होगा, या डिस्काउंट आ रहा है, कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट. अब मुझे डाउट लग रहा है कि कहीं डेटर ने तो एक्चुअल में पेमेंट करा है, बट इस अकाउंटेंट ने उस पैसे को अपनी जेब में रख लिया, और ये इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, ये डिस्काउंट डिस्काउंट, यानी डेटर से पेमेंट आया 2 लाख, इसने 1,95,000 तो फर्म के नाम से जमा करा दिया और 5,000 अपनी जेब में लिख दिया, और उधर क्या लिख दिया, 5,000 डिस्काउंट, पेमेंट फ्रॉम डेटर 1,95,000. अब डिस्काउंट जो दिया जाता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट में, जो डेटर्स है हमारे बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से होगा, तो मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, ये तो कह रहा है डिस्काउंट है, पर एंटिटी से तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन ही नहीं है, राइट. जैसे सामने वाली पार्टी से पेमेंट इतना लेट आ रहा है, उसके 2 साल पुराने बिल का पेमेंट अब आ रहा है, या 6 महीने पहले वाले बिल का पेमेंट अब आ रहा है, तो मुझे डाउट लगा, मैंने कहा यार तुम लोग जब माल बेचते हो तो तुम डेटर को कोई लिमिट तो देते होंगे पेमेंट का. उसने कहा सर कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना लिमिट के, टाइम लिमिट के कभी किसी को माल बेचते हैं क्या. मैंने कहा ठीक है मैं डेटर से कंफर्म कर लेता हूं, तो कि क्या वाकई में कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट का कोई क्लॉज नहीं है क्या, तो उसके लिए. और कई बार तो ट्रांजैक्शन, थर्ड पार्टी को माल असल में बेचा भी या नहीं बेचा, या माल खरीदा भी नहीं खरीदा, मुझे लग रहा है यार ये तो परचेज का बिल ही फर्जी लग रहा है, तो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी से डायरेक्टली कंफर्म करते हैं कि भैया आपने से हमने माल खरीदा तो आपने बेचा भी होगा, तो माल बेचा भी या नहीं बेचा ये भी आप मुझे बताओ. ऐसा हम लोगों को सामान्य तौर पे करना पड़ता है. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन सामान्य तौर पे इन्हीं चीजों के लिए यूज होता है, किसी अकाउंट या लेजर का बैलेंस कंफर्म करने के लिए, कोई ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म करने के लिए. ये कुछ मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, किस चीज के लिए, टू कंफर्म और टू ऑब्टेन एविडेंस, ठीक है. एक बात, अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने के तरीके हमारे पास कौन से हैं, पहला तो हम आगे पढ़ेंगे, देखो ये रहा, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने का जो प्रोसेस. लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टाइप्स कितने होते हैं. और मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं, मुझे बहुत ही हंसी आती है इंस्टीट्यूट के ऊपर यहां पर कि उन्होंने 2 टाइप्स बना रखे. क्यों बना रखे मुझे बिल्कुल नहीं पता. अब सवाल है कि ऐसा क्यों सर, मतलब ऐसा इसमें क्या है जो आपको हंसी आती है इसके ऊपर, क्यों नहीं होने चाहिए थे. क्योंकि जो दूसरा टाइप है उसको उसका उसका तरीका ऐसा है कि आपको खुद को लगेगा कि यार ये यूज भी होगा क्या, मतलब हम उसको यूज भी नहीं करते. और मैं नहीं बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने बोला कि उसको यूज नहीं करना, या वो ऐसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बोला जो सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसलिए मैंने बोला कि मुझे थोड़ी हंसी आती है कि वो मेथड बनाया ही क्यों आपने, उसकी कोई नीड ही नहीं थी. मैं बताता हूं कौन से 2 हमारे पास में तरीके हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के. 2 टाइप से, पहला है, ये नीचे तक जा रहा है, ये यहां पर खत्म नहीं हुआ, ये डिफरेंस यहां तक आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा ये ऊपर खत्म नहीं हुआ है, यहां पे भी है, बनाता हूं बॉक्स.
आपको इससे थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, आओ। तो हमारे पास में दो चीजें हैं, दो टाइप्स है। पहला पॉजिटिव एक्सीलेंट कंफर्मेशन और एक है नेगेटिव एक्सीलेंट कंफर्मेशन। अब ये टाइप्स है, आप कौन सा चूज करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सीलेंट कंफर्मेशन होता क्या है, एंड विल आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ इट, तब आपको थोड़ा ढंग से क्लियर होगा। पॉजिटिव एक्सीलेंट कंफर्मेशन का मतलब है कि जहां पर हम सामने वाले पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन पूछेंगे और इस तरीके से हम पूछते हैं, ऐसा हम अपने लेटर में रिक्वेस्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी से जो इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं वो उससे अगर अग्री हो तो भी रिप्लाई करे, और अगर वो उससे अग्री ना हो तो भी हमें रिप्लाई करे। यानी थर्ड पार्टी को हर केस में हमें रिप्लाई करना ही है। कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स तो आप कर भी नहीं सकते। हम बस उसको लेटर जो भेजेंगे, क्योंकि हम यहां से लेटर भेजते हैं, चाहे आप ईमेल से भेजें, मेल से क्या नाम है बाय पोस्ट भेजें, पर्सनली आप डिलीवर कर आए, कुछ भी करें। यदि थर्ड पार्टी को जो हमने लेटर लिखा उस लेटर में हम लोग थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट इस तरीके से करते हैं, ऐसा इंडिकेट करते हैं कि द थर्ड पार्टी हैज टू रिप्लाई वेदर थर्ड पार्टी अग्री और डिसअग्री विद इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड और इंफॉर्मेशन आस्क्ड, उसको दोनों केस में रिप्लाई करना है। राइट, हम लेटर इस तरीके से बनाते हैं कि सर प्लीज कंफर्म वेदर यू आर अग्री और डिसअग्री विद द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सिंपल मैं लेटर का फॉर्मेट बताता हूं आपको। अच्छा, ये रिक्वेस्ट बनानी कैसे वो आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपकी बुक्स में किसी डेटर का बैलेंस आ रहा है 13 lakhs एंड यू डाउट अबाउट द बैलेंस। अब हम उस डेटर को डायरेक्टली कंफर्म करना चाहते हैं डेटर से कि सर आपकी बुक्स में भी हमारा बैलेंस 13 लाख आ रहा है क्या, क्योंकि हमारी बुक में अगर आप डेटर हो तो आपकी बुक में हम क्रेडिटर होंगे, ये तो शॉर्ट है। तो आपकी बुक्स में 13 लाख आ रहा है नहीं आ रहा है। अब समस्या क्या होती है, थर्ड पार्टी के पास लेटर गया, थर्ड पार्टी कोई बाउंड तो है नहीं रिप्लाई करने के लिए, तो थर्ड पार्टी क्या करती है, अगर इंफॉर्मेशन मैच करती है तो कई बार इग्नोर कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। अब हम फंस गए। तो हम लोग लेटर से बनाते हैं कि सर वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंफर्म द बैलेंस ऑफ आर एंटिटी, और या फिर अपनी जो भी कंपनी का नाम है जिसके आप ऑडिट कर रहे हैं, द बैलेंस ऑफ जेड लिमिटेड इन योर बुक्स इज स्टैंडिंग एट 13 lakhs और नॉट, रिक्वेस्टेड फर्दर टू प्लीज कंफर्म इन बोथ द केसेस। राइट, ऐसा हमने लिखा। या फिर यहां पे तो हमने लिख ही दिया, हम इंफॉर्मेशन इस तरीके से पूछे कि सामने वाले को रिप्लाई करना पड़े। कैसे, we request you to please confirm the balance of Z Limited in your books stands at rupees, fill in the blank बना दिया। आपकी बुक्स में Z Limited का बैलेंस, अब आगे fill in the blank। अब fill in the blank का इसका मतलब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी बुक्स में हमारे जो पार्टी है Z Limited उसका बैलेंस कितना आ रहा है। अब उस बेचारे को अपने लेजर खोलना पड़ेगा, उसमें बैलेंस देख के उसमें भर के भेजना पड़ेगा। यानी हमने अपना एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इस तरीके से डिजाइन करा दैट थर्ड पार्टी जिससे हम पूछ रहे हैं इट नीड टू रिप्लाई, और इट वी रिक्वेस्ट टू थर्ड पार्टी टू रिप्लाई वेदर इट अग्री और डिसअग्री विद द इंफॉर्मेशन आस्क्ड और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है ना। अब इस वाले केस में काफी हद तक हम रिलाई कर सकते हैं, सी अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड टू ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर कंफर्मिंग पार्टी अग्री और डिसअग्री with information, request or providing the requested information, the confirming party, so let me confirming party agree और disagree दोनों केस में उसको रिप्लाई करना है। मैं आपको यहां पर एक बात लेकिन फिर भी याद दिला दूं, देखो थर्ड पार्टी को अपन फोर्स नहीं कर सकते भाई, थर्ड पार्टी को अपन फोर्स नहीं कर सकते कि वो रिप्लाई करे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं या हम लेटर इस तरीके से बना सकते हैं, बाकी तो उसका मन नहीं है तो नहीं करेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यदि थर्ड पार्टी, भले ही आपने लेटर बनाकर भेजा सर प्लीज रिप्लाई जरूर कर देना, सर प्लीज दोनों केस में रिप्लाई करना, फिल इन द ब्लैंक बनाकर छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को बाउंड थोड़ी कर सकते हैं रिप्लाई करने के लिए, वो रिप्लाई करे ना करे उसकी इच्छा है। लेकिन हम लेटर ऐसा बना रहे हैं कि वो अग्री हो तो भी रिप्लाई करे, डिसअग्री हो तो भी रिप्लाई करे, बाकी करना है नहीं करना उसकी इच्छा।
अब चूंकि ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है ये होती इस तरीके से कि इसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, ये आपको ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस देता है। ठीक है, मैं पहले पॉजिटिव के बारे में सारी बातें बताऊंगा, फिर आपको नेगेटिव पर लेकर चलेंगे। अब आता है आपको ये यूज कब करना चाहिए। तो सामान्य तौर पे इसको यूज कब किया जाता है, जब नंबर ऑफ अकाउंट्स जो आपको कंफर्म करने हैं वो क्वांटिटी में कम है लेकिन उनका जो बैलेंस है वो बहुत हाई है। नंबर ऑफ अकाउंट्स जिनमें आपको बैलेंस कंफर्म करना है वो बहुत कम है लेकिन हर का बैलेंस बहुत हाई है। देखो आप समझो, जो पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो एक तरीके से थर्ड पार्टी के दिमाग के ऊपर एक मेंटल प्रेशर डालता है कि उसको रिप्लाई करना ही। दो मैं फिर चौथी बार रिपीट करता हूं, वो बाउंड नहीं है। आज अगर एक्स लिमिटेड की मैं ऑडिट कर रहा हूं और उसका डेटर है कोई, फॉर एग्जांपल अंबिका लिमिटेड कोई डेटर है, आज मैं अंबिका लिमिटेड को फोर्स नहीं कर सकता, भले ही मैंने पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भेजा है, उसमें मैंने लिखा है कि प्लीज आप रिप्लाई करें, लेकिन मैं फिर भी उसको इस बात के लिए बाउंड नहीं कर सकता कि वो मुझे रिप्लाई करे ही करे। वो हो सकता है रिप्लाई ना भी करे, ये संभावना है क्या? बिल्कुल संभावना है, इस बात की पूरी संभावना है। ठीक है, एक बात तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कम से कम अकाउंट्स के लिए इसको यूज करें, खासतौर पे जहां पर अमाउंट बहुत बड़ा हो और होमोजीनियस आइटम नहीं है, यानी नॉन होमोजीनियस है, अलग अलग। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी एंटिटी का, अपनी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे उस पर वैसे भरोसा नहीं। एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वैसे भी अच्छा नहीं है, सो वी डू नॉट ट्रस्ट इट। सो सिंस वी डू नॉट ट्रस्ट इट, तो ऐसे में तो भैया हम पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। उससे जो रिप्लाई आएगा उसी को हम यूज करेंगे। तो इसको तभी यूज करना जब नंबर ऑफ अकाउंट्स कम हो, अमाउंट सबका ज्यादा ज्यादा हो और आइटम भी नॉन होमोजीनियस हो, सिमिलर जैसे आइटम ना हो, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी एंटिटी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो ही आपको पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करना है, क्योंकि ये सामने वाले पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली बाउंड हो जाता है रिप्लाई करने के लिए। अब आप इसको जितना कम यूज करेंगे तो आपके लिए बेहतर, राइट। एक चीज, नाउ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट इज राइट। तीसरा, पांचवा, जब रिस्क, देखो ये तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट तो वैसे ही हाई होगा। तो नंबर ऑफ आइटम्स कम है, जिन आइटम्स को कंफर्मेशन करना है वो कम है क्वांटिटी में और उनका वैल्यू ज्यादा है। इंटरनल कंट्रोल वीक है इसलिए मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है। होमोजीनियस आइटम नहीं है, यानी नॉन होमोजीनियस आइटम है। ठीक है, ये आपको कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है। अब आती है पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से रिस्क क्या है, इसको करने में रिस्क क्या? रिस्क तो एक ही है बेटा, कि थर्ड पार्टी हो सकता है रिप्लाई ना करे। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। आप इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कुछ अगर आपके पास तरीका है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी को बाउंड नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से कि वो हमेशा हमें रिप्लाई करे ही करे, हो सकता है वो रिप्लाई ना भी करे। सो कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई, यही रिस्क है, मे रिप्लाई टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग। मैं यहां पर एक और जुड़ता हूं, कंफर्म पार्टी में और मे नॉट रिप्लाई, ये हो गया पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, मे रिप्लाई टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड विदाउट वेरीफाइंग। तो पहला रिस्क तो ये है कि थर्ड पार्टी शायद रिप्लाई ना करे, इग्नोर कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा रिस्क ये है कि थर्ड पार्टी शायद रिप्लाई करे, पॉइंट नंबर वन, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड्स में से इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ही ना करे और ऐसे लिख दे हाँ ठीक है, और ऐसा बहुत होता है। देखो कई बार क्या, थर्ड पार्टी रिप्लाई तो करती है क्योंकि उसको क्रेडिटर के साथ संबंध अच्छे रखने। जैसे आज मैं एक्स लिमिटेड की ऑडिट कर रहा हूं, एक्स लिमिटेड माल किसको बेचता है? वाई लिमिटेड को। अब वाई लिमिटेड को भी तो एक्स लिमिटेड के साथ धंधा करना है ना यार। तो आज अगर वाई लिमिटेड को लेटर भेजा, एक्स लिमिटेड के ऑडिटर ने वाई लिमिटेड को लेटर भेजा और वाई ने रिप्लाई नहीं करा, तो कल को एक्स जो है वो तो वाई को बोलेगा कि भाई मेरे ऑडिटर का लेटर आया, तुमने रिप्लाई नहीं करा यार, जब तुम्हें रिप्लाई नहीं करना तो फिर काय का बिजनेस? तो वो रिप्लाई करेगा, लेकिन उसने अपने रिकॉर्ड्स नहीं खोले, ऐसे लिख के भेजे हाँ ओके। बाद में अगर इंफॉर्मेशन गलत निकल भी गई तो भी हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो निकल भी गई इंफॉर्मेशन तो निकल सकती है गलत, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट, उसको भी कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसमें रिस्क तो है, अब इस रिस्क को दूर करें। लेटर बनाओ ऐसा ना, जैसे मैंने क्या कहा था आपको, थर्ड पार्टी रिप्लाई ना करे या रिप्लाई करे और उसका बिना इंफॉर्मेशन कंफर्म करे,
रिप्लाई नहीं करेगी, इस रिस्क को तो दूर नहीं कर सकते, ये तो जो है वो है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। पर वो रिप्लाई अगर करे तो हमें रिप्लाई वो बुक्स को खोल के बैलेंस चेक करके ही करे, एवं ही ना कर दे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप लेटर का रिक्वेस्ट ऐसा बनाओ ना, मैंने क्या बोला था, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक डाल दिया आपने उसके अंदर, ठीक है, याद है आपको, फिल इन द ब्लैंक हमने डाल दिया कि भैया ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, भरो। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको बकायदा रिकॉर्ड्स को खोलना पड़ेगा और रिकॉर्ड्स को खोल के उसमें से फिगर निकालना पड़ेगा। तो देखना पड़ा ना रिकॉर्ड। सो दिस रिस्क मे बी रिड्यूस्ड बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट विदाउट फिलिंग द अमाउंट और कॉल्ड ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही होता है, खाली छोड़ दो। ये तरीका है, ये रिस्क को दूर करने का तरीका है कि हम लोग रिक्वेस्ट ऐसा भेजें जिसमें हम अमाउंट ना भरे, विदाउट फिलिंग द अमाउंट, और या ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजें। बट दिस में रिजल्ट इन लोअर रिस्पॉन्स रेट बिकॉज एडिशनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंफर्म। अब इस बहुत सारे रिस्क हैं। पहला रिस्क, सामने वाली पार्टी रिप्लाई ना करे, इसका कोई इलाज नहीं। दूसरा रिस्क, वो रिप्लाई करे पर वो रिप्लाई करने से पहले अपनी बुक्स को खोल के चेक ना करे, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ना करे और ऐसे ही भेज दे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर जो थर्ड पार्टी है वो अब रिस्क हो गया। तो हमने ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजा, अब तो तुझे भाई अपना लेजर खोल के देखना पड़ेगा, या तो तू रिप्लाई नहीं करेगा, करेगा तो तुझे लेजर खोलना पड़ेगा। पर ऐसे केस में मालूम है क्या होगा, पहले वाला रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा उसमें प्लीज कंफर्म आपका अमाउंट, फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपने, ब्लैंक है खाली, उसको उसको भरने के लिए लेजर खोलना पड़ेगा, उसकी मेहनत ज्यादा होगी, तो हो सकता है वो रिप्लाई ना करे। अब ठीक है ना यार, देखो इसका कोई इलाज नहीं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए हम थर्ड पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते, उसकी इच्छा है, बट हम जो भी अपने लेवल पे कर सकते हैं वो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को कम से कम यूज करो। कब यूज करो, जब नंबर ऑफ अकाउंट्स जिन पे कंफर्मेशन करना है वो कम है और अमाउंट भी बड़ा है, अमाउंट का साइज बड़ा है ना, और जो ट्रांजैक्शन है वो नॉन होमोजीनियस नेचर के हैं, तो आप इसको यूज करें, वरना यूज ना करें, ठीक है। अब आता है हमारे पास में नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब ये नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन कब यूज होता है, अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड टू ऑडिटर इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री विद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, राइट। इस वाले में हम सामने वाली पार्टी को लिखते हैं कि भैया आपको रिप्लाई कब करना है, जब आपके रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन मैच ना हो, वरना रिप्लाई मत करना। मैं आगे नहीं जाता, मैं पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं, इंस्टीट्यूट से पूछ रहा हूं मैं बात, है ना, आप खुद समझना ये बात कितनी लॉजिकल है। अभी अभी आप हमें एक रिस्क पढ़ा कर आए कि हो सकता है थर्ड पार्टी रिप्लाई ना करे, बिल्कुल सही बात है, राइट, पॉजिटिव में। जबकि पॉजिटिव में तो हमने उससे बोला था कि सर अगर आप अग्री करते हो तो भी भेज देना, डिसएग्री करते हो तो भी भेज देना, उसके बावजूद भी रिस्क है कि वो शायद रिप्लाई ना करे। इधर तो आप बोल रहे हो उसको कि अगर अग्री करते हो तो रिप्लाई मत करना, और अगर डिसएग्री हो तो रिप्लाई करना। मान लीजिए अगर उसने एवं रिप्लाई नहीं करा, एवं ही रिप्लाई नहीं करा, उसने उसने अपने रिकॉर्ड्स कभी खोले ही नहीं, उसने चेक ही नहीं करा अग्री करता है डिसएग्री करता है, उसने तो एवं रिप्लाई नहीं करा, लेटर गया फाड़ के फेंक दिया, नहीं करता रिप्लाई, क्योंकि अपन कुछ कर तो सकते नहीं। लेकिन हम ये मानकर बैठ गए कि रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन वो उसके रिकॉर्ड में सेम है, क्योंकि आपने तो बोला कि रिप्लाई कब करना, जब डिसएग्री करती हूं। उसने रिप्लाई नहीं करा, आपने मान लिया कि वो अग्री करता होगा। कितना जबरदस्त वाला मिस स्टेटमेंट क्रिएट होगा, सोचो एक बार। मतलब नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन इतनी बड़ी बेवकूफी है जिसका कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, और आज नहीं तो कल इंस्टीट्यूट को ये हटाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल इलॉजिकल है दैट थर्ड पार्टी विल नॉट रिप्लाई इन केस they agree with the information but they did not reply because without any reason, और आपने मान लिया कि इंफॉर्मेशन, कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा है, राइट। अच्छा, अब मजेदार बात आप और देखो, इसको यूज कब करना है। मैं आपको आगे लेके जाने से पहले, इन्होंने देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे रीजन बताए कि कब यूज करना है। मैं आपको पहले एक बार ऊपर लेके चलूंगा, एक रिकॉल कराऊंगा एक चीज। हमने कहा था एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, तो इसका यूज बड़ा संभल के करना चाहिए, इसका यूज बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे कहीं भी कभी भी यूज नहीं कर लेना चाहिए, वरना इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, सामने वाला आपको सीरियसली नहीं लेगा, राइट, यही बोला हमने।
और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले जो बाकी मेथड्स हैं, इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, या रिकैलकुलेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, इनको यूज करके हम एविडेंस ले लें। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोग पहले इन मेथड्स को यूज करके ऑडिट एविडेंस ले लें। अगर इन मेथड्स को यूज करके ऑडिट एविडेंस ना मिल पाए तो फिर सोचे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की तरफ। राइट राइट। तो इसका मतलब आप सोच के देखो कि अगर मुझे किसी आइटम के बारे में इंक्वायरी से, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट, इन सबसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि उस एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, तभी मैं जाऊंगा ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे, अदरवाइज तो नहीं जाना है। अब आप जरा पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सॉरी नेगेटिव कब यूज होता है। अच्छा, ये बात हम पहले बोल चुके कि इसमें थर्ड पार्टी रिप्लाई तभी करेगी जब वो अग्री ना करती हो, और इसी बात से भयंकर रिस्क क्रिएट हो रहा है कि अगर थर्ड पार्टी ने एमए रिप्लाई नहीं करा तो भी हम ये मानकर बैठ गए कि थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं करा बिकॉज वो इंफॉर्मेशन से अग्री करते हैं। तो इसका यूज वैसे भी कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। अब इसको यूज कब करना है। नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी कंफर्म्ड आर लार्ज, बहुत सारे लेजर अकाउंट्स हैं, एंड अकाउंट्स कैरिंग होमोजीनियस आइटम्स और ट्रांजेक्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर नॉट हाई। इन दोनों को देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत सारे हैं और अमाउंट छोटे छोटे हैं। एक बात समझो, क्या छोटे छोटे अमाउंट के लिए या जिन लेजर का छोटा अमाउंट, उसके लिए मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करूंगा। हम इतने बेवकूफ है कि छोटे छोटे अमाउंट, किसी का 2000 का बैलेंस है, किसी का 2500 का बैलेंस है, उनके लिए, और वो भी बहुत सारे क्वांटिटी में ऐसे अकाउंट, अकाउंट बहुत सारे हैं, अमाउंट बैलेंस छोटा है, उसमें भी क्या लिखते हो आप, होमोजीनियस आइटम्स, यानी बहुत सारे आइटम्स है होमोजीनियस। और सबसे मजेदार बात बताऊं मैं आपको, मुझे सबसे अच्छी लगती है, ऑडिटर इज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी जिस एंटिटी की हम ऑडिट कर रहे हैं उसका इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, स्ट्रांगली काम करता है। आप सोचो एक बार, याद करो एक लाइन, जब मैंने आपको ऑडिट एविडेंस में रिलायबिलिटी के लिए कुछ जनरलाइजेशन बताए थे, मैं वो लेके चलता हूं। जब मैंने आपको एविडेंसेस की रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी में रिलायबिलिटी के लिए कुछ जनरलाइजेशन बताए थे, एक लाइन लिखी थी हमने वहां पर, audit evidence obtained internal evidences are more reliable if internal control system is strong। आप ये बोल रहे हो कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। इस बात के लिए ऑडिटर के पास बकायदा एविडेंसेस हैं। ऑडिटर ने जब ऑडिट करी तो उसके पास इस बात के लिए प्रॉपर एविडेंसेस है कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूं, लाइक एक्स लिमिटेड, इसका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। इस बात को लेकर आपके पास में एविडेंस है, अच्छे से एविडेंस है आपके पास में, ठीक है, इस बात को लेकर आपके पास में स्ट्रांग एविडेंसेस। तो इसका मतलब फिर तो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब इतना स्ट्रांग है तो फिर तो एंटिटी के जो अंदर रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है एविडेंस वही रिलायबल होंगे। आपको एक्सटर्नल एविडेंसेस लेने ही क्यों है, थर्ड पार्टी के पास आप जाना ही क्यों चाहते हो। जब आपका इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग है तो उधर ही जो एविडेंसेस होंगे, और वो भी किन अकाउंट के लिए जा रहे हो, जिनके नंबर ऑफ अकाउंट बहुत सारे और अमाउंट छोटे छोटे से हैं, स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिसके अंदर, उसके लिए जा रहे हो आप। और उससे बड़ी बात, लो एक्सपेक्टेशन रेट इज एक्सपेक्टेड, यानी ऑडिटर को पहले ही पता है कि यार इन वाले अकाउंट के बैलेंसेस में तो डिफरेंस नहीं आएगा, थर्ड पार्टी से पूछूंगा तो भी डिफरेंस नहीं आएगा। अरे बाप रे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है और आपको खुद लग रहा है कि यार इन आइटम पे डिफरेंस नहीं मिलने वाला, ठीक है, उसपे भी अमाउंट भी छोटे छोटे अमाउंट के बैलेंसेस है, उसके लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके अपना समय खराब कर रहे हो। और एक सोच के देखो कितना डेंजरस हो जाएगा ये मैटर, कितना डेंजरस हो जाएगा अगर उस थर्ड पार्टी ने सिर्फ रिप्लाई नहीं करा इसलिए क्योंकि उसका मन नहीं था, और आपने ये मान लिया कि उसने रिप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि बैलेंस मैच कर रहा है। तो कितना कंफ्यूजन, कितना कितना मिस स्टेटमेंट क्रिएट होगा, जरा आप सोच के देखिए एक बार। नहीं तो मुझे लगता है ये तो मेथड ही नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, नेगेटिव, इसका कोई यूज नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं होता। एंड ट्रस्ट में एग्जाम में कोई सवाल नहीं पूछने वाला आपसे, तो पॉजिटिव पर आप फोकस करिएगा। ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस और कंडीशन दैट वुड कॉज रिसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। ऑडिटर के पास में इस बात को लेकर, हाँ ये एक जो छोटी सी काम की चीज है, क्योंकि ऊपर हमने कहा कि थर्ड पार्टी यहां रिप्लाई कब करेगी, जब वो इंफॉर्मेशन से अग्री नहीं करती, यानी उसने अपने रिकॉर्ड्स को चेक करा होगा, रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन मैच करती होगी, उसके बाद उसने
उसको चेक करने के बाद देखा होगा कि इंफॉर्मेशन मैच करती है नहीं करती, और मैच नहीं करती होगी तो रिप्लाई करा होगा, बट उसने रिप्लाई करने से पहले इंफॉर्मेशन को मैच करा होगा, ये तय है। ऐसा हम मान रहे हैं, उसने रिप्लाई करने से पहले इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स में चेक करा होगा, ऐसा मान रहे हैं। इस बात को लेकर ऑडिटर को कंफर्म है कि हाँ यार वो थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, मतलब वो लोग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे पहले, उसके बाद ही रिप्लाई करेंगे। ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इधर कंफर्मेशन करी इस तरह कर रहे हो। तो रियल लाइफ में पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही मिलते हैं, नेगेटिव नहीं मिलते। मैंने नहीं देखे, मेरे अपने 20 सालों के सीए बनने के बाद से लेके अब तक आर्टिकलशिप का सब पीरियड मिलाकर आई हैव नेवर सीन एनी काइंड ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये बस किताबों में पढ़ाया जाता है, और किताबों में भी इसका कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ दिस मैटर, आई रियली डू नॉट नो। इंस्टीट्यूट क्यों इस पे वर्कआउट नहीं करता। खैर, पॉजिटिव की बात करें, रियल लाइफ में मिलता है, बिल्कुल मिल जाएगा। आप अपनी जब आर्टिकलशिप में जाएंगे 2 सालों की, तो आपको वहां पर ये बहुत इजीली मिलेगा, बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा, मिलता है, बहुत कॉमन है बेटा, बहुत ही कॉमन है, मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब रिस्क का क्या भरे पड़े, इसमें तो रिस्क भरे पड़े। पॉजिटिव वाले में इतने रिस्क थे, तो नेगेटिव वाले में तो कितने होंगे। A failure to a confirming party to respond to a negative confirmation request do not indicate receipt by intended confirming party of confirmation request or verification of accuracy। खुद ही बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी ने अगर रिप्लाई नहीं करा, फेलियर टू कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, मतलब थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं करा, इसका क्या मतलब है। इस ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता कि थर्ड पार्टी ने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करा होगा, और वेरीफाई करने के बाद उसको जब इंफॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं मिला होगा तो उसने रिप्लाई नहीं करा होगा। ये उसने रिप्लाई नहीं करा, इसके बहुत सारे मतलब है। आप ये मतलब मत मान लेना, ऐसा ये बोल रहे हैं, हाँ तो हमें तो शुरू से ही पता है, आप क्या नई बात बता रहे हो। हमें तो पता है कि अगर थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं करा तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि थर्ड पार्टी ने उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को वेरीफाई करा, और जब इंफॉर्मेशन मैच हो गई होगी इसलिए उसने रिप्लाई नहीं करा होगा। हम ये मान भी नहीं रहे थे, राइट, हम तो ये मान रहे थे हो सकता है उसने वैसे रिप्लाई नहीं करा हो। सेकंड, अगर उसने रिप्लाई नहीं करा तो इसमें भी इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस दैट अ रिस्पांस टू। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, इसमें जो रिप्लाई आता है वो उतना परसुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं होता। परसुएसिव का मतलब क्या होता है बेटा, 2 तरह के एविडेंस होते हैं, एक होता है कंक्लूसिव, एक होता है परसुएसिव। कंक्लूसिव का मतलब है जिस एविडेंस से आप इमीडिएटली कंक्लूड कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा होता है, पर ये कम मिलता है। परसुएसिव मतलब जो एविडेंस काफी हद तक स्ट्रांगली हम लोगों को किसी बात को मानने के लिए फोर्स करता है, मतलब वो एविडेंस का नेचर ऐसा है कि उस एविडेंस को देख के हम मान पा रहे हैं कि हाँ यार ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसको बोलते हैं परसुएसिव। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट गिव्स यू द लीस्ट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, एक्चुअली इट डज नॉट गिव्स एनी ऑडिट एविडेंस। ये सिर्फ एक केस में अच्छा है, या तो आपके पास इस बात का सबूत हो कि थर्ड पार्टी ने वाकई में रिकॉर्ड्स को चेक करके, थर्ड पार्टी ने वाकई में रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद ही उसने रिप्लाई करा। इस बात को लेकर अगर आपके पास में वाकई में एविडेंस है तो ठीक। यदि इस बात को लेकर आपके पास में एविडेंस नहीं है तो आपको फिर थर्ड पार्टी में नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज नहीं करना चाहिए, राइट, ध्यान रखें। अब इसमें काम की बात क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसी पर सवाल बनने की संभावना है। ठीक है, तो 2 टाइप है, हमने आपको बता दिया कौन से एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मीनिंग हमने पढ़ लिया, कब यूज होता है ये पढ़ लिया, टाइप्स कितना ये पढ़ लिया। 2 छोटी बातें और बताते हैं, बहुत ज्यादा तो काम की बात नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम की बात नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म है नॉन रिस्पॉन्स और एक टर्म है एक्सेप्शन। ठीक है, क्या होता है नॉन रिस्पॉन्स। अगर पॉजिटिव, देखो नेगेटिव का तो रिप्लाई थर्ड पार्टी वैसे भी नहीं करने वाली। यदि कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, उसका अगर थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं करा, या वो थर्ड पार्टी तक पहुंची ही नहीं और ऐसे ही हमारे पास वापस आ गई, उसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स। या तो थर्ड पार्टी ने उसका रिप्लाई नहीं करा, पॉजिटिव वाले का, नेगेटिव वाले की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव वाले में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि नेगेटिव वाले में थर्ड पार्टी को रिप्लाई करना ही तब होता है, ठीक है,
थर्ड पार्टी को रिप्लाई तब करना होता है जब वो मैच ना करे। अब उसने रिप्लाई नहीं करा तो आप उसको नॉन रिस्पॉन्स क्यों बोल रहे हो भाई? वो नॉन रिस्पॉन्स थोड़ी ना है, ठीक है, वो नॉन रिस्पॉन्स नहीं। क्यों नहीं है वो नॉन रिस्पॉन्स? क्योंकि उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा, उसने तो रिप्लाई नहीं करा क्योंकि इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही थी। हाँ, आप नॉन रिस्पॉन्स बांधकर बैठे हो, नॉन रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए सिर्फ नॉन रिस्पॉन्स जो टर्म है वो पॉजिटिव वाले में लगती है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाले में, कि अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है और थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं करा, ठीक है, तो उससे बोला जाएगा नॉन रिक्वेस्ट। देखो, फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या फिर और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। एक्सेप्शन, हमने किसी चीज के लिए एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन करा, उधर से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली और ऑलरेडी जो हमारे पास रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन थी, दोनों मिसमैच हो रहे, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। यानी हमारे रिकॉर्ड्स में एंटिटी का, डेटर का जो बैलेंस आ रहा था वो आ रहा था मान लीजिए 13 लाख, उसके रिकॉर्ड्स में आ रहा है 11.5 लाख। ये जो डिफरेंस आया ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म और कंटेंट इन एंटिटीज रिकॉर्ड। एंटिटी के रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन है उसमें और जो रिक्वेस्ट हमने कंफर्म करा, उन दोनों में अगर डिफरेंस है, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, तो ये डिफरेंस को क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन। बहुत ज्यादा काम का नहीं है एग्जाम के लिए, नॉट इंपॉर्टेंट, नोबडी विल गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस, आप छोड़ सकते हैं। यहां से भी अगर मैं बात करूं, सो पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। मीनिंग तो देखो बेटा हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझो मीनिंग तो जब भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्वेश्चन आएगा, ऐसे का नाम, ऐसे का नंबर और ये डेफिनेशन, ये तो भैया ऐसा है जी, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, इसमें तो भाई कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो आपको रेफरेंस में देना ही देना है, डेफिनेशन और ऐसे का मीनिंग। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा आपको। उसके बाद तो फिर वो आपसे जो जो पूछेगा वो बताना है, लेकिन ऐसे 505 का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे का नाम, ऐसे का नंबर, ये आपको बताना ही बताना है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बच्चों। चलो, अब आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिस्पांस का प्रोसेस। ये काम कैसे करेगा, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। अगर एक शब्दों में कहूं, लेटर बनाओ, भेजो, वहां से रिप्लाई आएगा, उसके हिसाब से डिसाइड करो। पर थोड़ा सा इसके अंदर के स्टेप्स है। पहला, सबसे पहला स्टेप, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। कौन सी इंफॉर्मेशन? यहां आपको एक बात याद रखनी है, कोशिश कीजिए कम से कम आप इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू कंफर्म करें। इस बात को आप जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो कोशिश कीजिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस को आप जितना कम यूज करें उतना बेटर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस को जितना कम यूज करो उतना आपके लिए बेटर है। इसलिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके आप कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करना चाहते हैं, ठीक है। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इनके लिए यूज करते हैं हम लोग जनरली, है ना, या तो अकाउंट बैलेंस को कंफर्म करने के लिए, उसके बैलेंस को कंफर्म करने के लिए, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एब्सेंस ऑफ कंडीशन। तो सबसे पहला जो स्टेप है, बस इसमें इतना याद रखो, ये डिसाइड करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को आप कंफर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। सेकंड, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट पार्टीज। अब देखो इसमें भी दो बातें हैं। मान लीजिए यदि आप कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म करना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कंफर्म जो आप करना चाहते हैं उसमें जरूर थोड़ी सारी, जैसे हम डेटर्स कंफर्म करना चाहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको सारे ही डेटर्स को कंफर्म करना है। पार्टी तो सेलेक्ट करोगे, बहुत से, मान लीजिए 15 डेटर्स है, तो हर एक पार्टी से कंफर्म थोड़ी करना होता है, वो तो आपको जिसमें डाउट लग रहा है उसी पे तो करोगे। तो आपने आइटम चूज कर लिया, पार्टी चूज कर लो, ठीक है। थर्ड, डिजाइन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा आपको करना है, तो मेथड आप चूज करिएगा कि आपको पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करना है या नेगेटिव, ये डिसाइड करो। क्योंकि देखिए आप जो भी मेथड चूज करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन बातों पे इंफैक्ट डालेगा। एक तो रिस्पॉन्स रेट, अब जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था, पॉजिटिव वाला आपने चूज करा और पॉजिटिव वाले में भी आपने ब्लैंक वाला चूज कर लिया, अमाउंट खाली छोड़ दिया आपने,
तो थर्ड पार्टी के रिस्पॉन्ड करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत सोच समझ के आपको चूज करना है, ठीक है। रिलायबिलिटी नेगेटिव वाला चूज कर लिया आपने तो उस पर तो वैसे भरोसा नहीं कर सकते, तो सोच समझ के यूज करो। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव वाला कब यूज करना, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन जब आप अंदर से इस बात को लेकर श्योर हो कि भैया थर्ड पार्टी रिप्लाई करती ही है, ये वाली थर्ड पार्टी अच्छी रिप्लाई कर देगी अगर मैच नहीं करता होगा, यानी ये थर्ड पार्टी इग्नोर नहीं करेगी। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, पॉजिटिव वाले से आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर, पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन से जो एविडेंस मिलेगा वो काफी रिलायबल होता है, नेगेटिव वाला उतना रिलायबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको चूज करना है, इन तीन बातों को ध्यान में रखना, रिस्पॉन्स आने की कितनी संभावना है, रिलायबिलिटी की कितनी संभावना है, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसके अलावा कुछ बातें हम और आपको बता रहे हैं, आप इनको यूज करके भी, इन फैक्टर्स को यूज करके भी ऑडिटर ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट चूज करना चाहिए। ऊपर वाले तीन फैक्टर तो हैं ही, जैसे सबसे पहले है आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। देखिए जिस आइटम के लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हैं उसमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है। यदि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो आप पॉजिटिव चूज करो, कम है तो नेगेटिव वाला चूज करो। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है उसका आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखो थर्ड पार्टी पर डिपेंड करता है। आज अगर थर्ड पार्टी कोई कॉर्पोरेट है तो उसके अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स होंगे बहुत सारे, तो वो लोग तो ये टेक्निकलिटी समझते हैं। यदि कोई एंटिटी ऐसी जो ज्यादा मतलब हाईफाई नहीं है, उसके यहाँ चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह नहीं है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू देम कि वो शायद ये समझेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है या नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो फिर वहां पे हम सोच समझ के भेजें। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट, इसी एंटिटी की अगर आपने पिछले सालों में भी ऑडिट करी और पिछले सालों में भी हमने इसी तरीके से भेजे होंगे, तो उनके कितने रिस्पॉन्स आए। असर्शन बीइंग एड्रेस, किस आइटम को आप वेरीफाई करना चाह रहे हो। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप क्या रखोगे। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी, मैनेजमेंट हमारी कंपनी जिसके हम ऑडिट कर रहे हैं एक्स लिमिटेड, वो थर्ड पार्टी को कितना एनकरेज करते हैं इस बात के लिए कि वो रिस्पॉन्ड करें। एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म और प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी, ये मैं इससे लिंक करूंगा मैं आपको ये बी वाले पॉइंट से। देखिए अगर थर्ड पार्टी की कैपेबिलिटी नहीं है रिप्लाई करने की, थर्ड पार्टी की एबिलिटी नहीं है रिप्लाई करने की, तो ऐसे केस में वो जो थर्ड पार्टी है उससे हम उसको भेज दो अभी पॉजिटिव और वो रिप्लाई ना कर पाए, क्या फायदा फिर। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये कुछ चीजें जिनको ध्यान में रखकर आप डिजाइन करेंगे। वापस मैं ऊपर लेके चलता हूं। स्टेप नंबर 1 हमारा था, आप पहले आइटम चूज करें कौन से आइटम को आपको कंफर्म करना है। सेकंड था आप एप्रोप्रिएट पार्टी का सिलेक्शन करें कि उस आइटम में भी किन किन पार्टी से कंफर्मेशन करना है। फिर था आप डिजाइन करो कौन सा पीसी या एनईसी। अब तो आसान है। इसके बाद में सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू पार्टीज, ठीक है। ऑडिटर में सेंड एन एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट व्हेन अ रिप्लाई टू प्रीवियस रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन रिसीव्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब आपने पहले भेजा, वहां से रिप्लाई नहीं आया तो दोबारा भेज दिया लेटर। कर सकते हो, कोशिश करना मत करो, कर सकते हो, बार बार नहीं भेजना चाहिए लेटर। इंश्योर दैट रिप्लाई बाय थर्ड पार्टी मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस टू द ऑडिटर। इस बात का एक फॉलोअप लेते रहो कि थर्ड पार्टी ने जो रिप्लाई करा वो आपको सीधा ऑडिटर के पास आया हो और एंटिटी के पास नहीं आया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकता है, वैसे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है। चलिए अब आता है इसके बाद में मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। देखो बेटा सामान्य तौर पे ऐसा होता तो नहीं है, मैनेजमेंट हमें जनरली मना नहीं करता अगर हम लोग थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन करते हैं तो, सामान्यतः हमें मना नहीं करता अगर हम लोग थर्ड पार्टी से रिप्लाई मांगते तो, क्योंकि मैनेजमेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो फिर हमें दिक्कत है, अगर वो मना कर रहा है हमें तो इसका मतलब सीधा सीधा ये जा रहा है कि भैया तुम लोगों ने जरूर कोई फ्रॉड करे, तभी तुम्हें डर लग रहा है कि अगर हम थर्ड पार्टी से पूछेंगे तो तुम्हारी शायद असलियत बाहर आ जाएगी, ऐसा मान रहे। तो तब तो ज्यादा दिक्कत का विषय है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैनेजमेंट रिफ्यूजल, इंक्वायरी फॉर इट्स रीजन, मैनेजमेंट ने मना कर दिया सर इस फलाना थर्ड पार्टी से आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत करिए,
या इस फलाना थर्ड पार्टी से आप जो इन पार्टी से आप कम्युनिकेट मत करो। सबसे पहले तो हो सकता है मैनेजमेंट के पास कोई जेन्युइन रीजन हो, तो सबसे पहले तो हमें रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रीजन क्या है। ऑब्टेन एविडेंस फॉर इट्स वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। मैनेजमेंट से रीजन पूछो, उसकी वैलिडिटी को देखो कि क्या। कई बार होता है जैसे मान लीजिए आप थर्ड पार्टी के साथ एंटिटी का डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहा है, और आप एंटिटी को कंफर्म है कि सर आप उसको भेजोगे वो रिप्लाई नहीं करेंगे, या रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन भेज दे, क्योंकि उनके साथ हमारा काफी डिस्प्यूट चल रहा है। अब यार देखो, ये रीजन तो वैलिड है, रीजनेबल है ना। थर्ड पार्टी कह रही है सर देखो इतने सालों से चल रहा है सर डिस्प्यूट, देखो P&L बैलेंस शीट में भी नीचे फुट नोट में आ रहा है, आप इसको लेटर भेजोगे, ये रिप्लाई नहीं करेंगे, या रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है गलत करने, फिर आपको हम पर डाउट होगा। बात तो ठीक है। सबसे पहले रीजन दो, और रीजन की वैलिडिटी और उसकी रीजनेबलनेस के लिए एविडेंस लो। बिकॉज ऑफ दिस मे बी डिनाई बाय द मैनेजमेंट टू एक्सेस ऑडिट एविडेंस विच में रिवील फ्रॉड एंड एरर। और ये इसलिए अगर आपने एविडेंस नहीं लिया तो देखो, कई मैनेजमेंट तो मना करता है, बहुत बार मना करता है, बल्कि मैं ऐसे बोलूं हमेशा मना करता है। मैनेजमेंट हमेशा इस बात की कोशिश करेगा कि ऑडिटर एक्सटर्नल पार्टी से रिप्लाई से बात ना करे। तो हमको तो देखना पड़ेगा ना यार, मना करने का रीजन क्या है, उसकी वैलिडिटी, उसकी रीजनेबलनेस। ठीक है। इफ रीजन इज रीजनेबल, हमें लगा वाकई में सही करे, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस। मुझे बस यही बात अब यहां आकर खलती है कि इंस्टीट्यूट कभी कभी शायद ऐसी कुछ चीजें लिख देता है जो जो लॉजिकल ना हो। अब सवाल है क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना हमारे लिए सामान्य तौर पे सबसे अंत वाली प्रक्रिया होती है। हमारी हमेशा एक कोशिश होती है कि एंटिटी के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं से हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाए, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन करना आसान काम तो बिल्कुल नहीं होता। तो हमारी ये कोशिश होती है कि थर्ड पार्टी जो है उससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिले वो हम कम से कम ले, हम लोग अपनी एंटिटी के विद इन द एंटिटी ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम सॉरी विद इन एंटिटी हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लें, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं, ये हमारी कोशिश होती है। तो ये वाला प्रोसेस तो हम सबसे एंड में लगाते हैं। अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने की कोशिश करी और एंटिटी के मैनेजमेंट ने मना करा और रीजन सफिशिएंट है, रीजनेबल है, तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस कहां से लगाऊं ऑल्टरनेटिव? पहले मैं सारे लगा चुका हूं जब वहां से एविडेंस ले चुका हूं और उन पर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा होगा। वहां से मैं एविडेंस ले चुका हूं और उन पर अगर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा होगा तो ही मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करने का सोचा होगा, वरना तो कोई नहीं करता। ये कहते हैं ऑल्टरनेटिव, ठीक है लगा देंगे। चेक इट्स इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस। अब ठीक है, ये तो एक काम मैं करूंगा ही। दूसरा ये तो करना ही है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस अगर कोई है, मुझे नहीं पता कौन से हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पहले हम लोग सारे एविडेंस, बट अब इन्होंने भी नहीं बताया, तो आप तो बस इतना लिखकर आ जाना ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लग रहा है। दूसरा, चूंकि मुझे मैनेजमेंट ने किसी पर्टिकुलर आइटम से के बारे में ऑडिट एविडेंस लेने से रोका, मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में ऑडिट एविडेंस लेने से रोका क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, तो अब मान लो रीजन वैलिड है, ये भी मान लिया, पर फिर भी मेरे मन में अंदर एक डाउट आ रहा है, फिर भी मेरे मन में एक शंका आ रही है कि यार क्या मुझे मेरा रिस्क असेसमेंट दोबारा करना चाहिए क्या? क्या मुझे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस को चेंज करने की नीड है क्या? क्योंकि देखो मैंने तो प्लान में यही सोच के रखा था, इस आइटम के लिए मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करूंगा, पर अब मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो मुझे अंदर से एक डाउट आ रहा है कि क्या मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके नहीं होने की वजह से क्या मुझे अपने ऑडिट रिस्क असेसमेंट चेंज करना चाहिए, कि मैं ही तो गलत रिस्क असेसमेंट करके नहीं बैठा। इफ रीजन इज नॉट रीजनेबल, यदि ऑडिटर को रीजन रीजनेबल नहीं लगे, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर रीजनेबल नहीं लगा तो हाँ, तो वो तो करना ही है। एंड इफ नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम इट, कम्युनिकेट टू पीसीजी। ये यहां पे भी आता है, ये दोनों के लिए कॉमन है। इधर हम क्या बोल रहे हैं, अगर रीजन रीजनेबल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से लो, ये यहां पे भी था यहां पे भी। दोनों ही केस में कॉमन चीज है कि अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला तो इसकी जानकारी हम पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस को देंगे एंड ऑल्सो टू शो इन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा वापस यहां, इफ रीजन इज नॉट रीजनेबल, चेक इट्स इफेक्ट ऑन रिस्क एंड अदर एमआर। एमआर क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर।
आप सोचो, जब मैनेजमेंट ने मुझे रिस्क ना एमआर करने से, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने से रोका, और उसका रीजन भी वैलिड था, तब भी मुझे डाउट था कि यार कहीं मेरा रिस्क असेसमेंट तो नहीं बिगड़ गया, कहीं मुझे दोबारा करना चाहिए। यहां तो मैनेजमेंट रीजन भी नहीं दे रहा, रीजन ही नहीं दे रहा या वैलिड रीजन नहीं दे रहा, तो ऐसे में तो मेरा शक कितना खतरनाक होगा कि आखिर क्यों। और अब तो मैनेजमेंट ने मुझे जितने रिप्रेजेंटेशन दिए, जितनी इंफॉर्मेशन दी है, सब पे मेरे को डाउट होगा, मुझे रिस्क असेसमेंट पे भी डाउट होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इस बात का इंपैक्ट अपनी ओपिनियन पर डालना चाहिए। ओपिनियन 705 ऐसे का नाम है जिसमें हम ओपिनियन बनाते हैं। यानी अब ध्यान से कि डुअल इंपैक्ट है इस वाले केस में, डुअल इंपैक्ट। एक तो मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगाऊंगा, वो नहीं लगे, उनसे एविडेंस नहीं लेगा, ऑडिट रिपोर्ट में डालूंगा एक बार। प्लस अगर मान लो वहां एविडेंस मिल गए तो भी, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगाकर एविडेंस मिल गए तो भी, ये बात तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में डालूंगा ही डालूंगा कि मैनेजमेंट ने मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने से रोका, जिसका कोई वैलिड रीजन उन्होंने नहीं दिया, और इस वजह से मेरा रिस्क और ज्यादा बढ़ गया। मैं ये बात तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ये बात भले ही मुझे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगा के एविडेंस मिल गया। देखो समझो ना, आज मेरे साथ किसी ने धोखा करा, पर भगवान के आशीर्वाद से मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धोखा तो फिर भी हुआ ना। ये बात भूल जाऊंगा क्या? ये बात तो दिमाग में रहेगी ना। अगली बार उस व्यक्ति के साथ डील करने से पहले सोचूंगा, वो तो भगवान की का आशीर्वाद था कि अपना नुकसान नहीं हुआ, बच गए। पर इसी तरीके से आज अगर आपने मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने से रोका और आप मुझे उसका कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे, कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे, तो ठीक है, मैं तो मेरा जुगाड़ लगा के ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगा ही लूंगा, उससे एविडेंस ले ही लूंगा, मिल गए तो ठीक। लेकिन ये बात तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में डालूंगा ही डालूंगा, कम से कम इस बात का मेरी ओपिनियन पर क्या इंपैक्ट आएगा ये तो मैं असेस करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, फिर मोस्ट नहीं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, if auditor may conclude that it would be appropriate to revise assessment of risk of misstatement then modify plan। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं। अगर ऑडिटर को लगता है कि भैया रिस्क असेसमेंट दोबारा करना चाहिए, कर सकते हो, अपना ऑडिट का प्लान भी आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के कुछ एग्जाम्पल इन्होंने आपको यहां पर बताए। क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला, फॉर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस यानी फॉर डेटर्स, फॉर अकाउंट पेबल्स दैट इज फॉर क्रेडिटर्स। क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है? देखो जरा, बड़ा मजा आएगा अभी आपको, देखना ध्यान से, हंसी आएगी आपको। ये हम पढ़ रहे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ये जो यहां लिखा है ना दोनों जगह, इसका एग्जामिनिंग स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रिसीप्ट्स, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन, सेल्स नियर। ये बेटा कटा नहीं है, गलती से कट लग गया, ये गलती से क्रॉस लग गया। क्या देखो, सब्सिक्वेंट कैश रिसीप्ट, बाद में जो कैश आया, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स यानी जो माल वाल भेजा उसके डॉक्यूमेंट्स, नियर पीरियड एंड सेल्स यानी साल के एंड में कितनी सेल्स हुई, ये सब चीजें हम वैसे भी चेक करते हैं। थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन करने से पहले भी चेक करते हैं कि साल के एंड में सेल्स, क्योंकि साल के एंड की सेल्स सबसे ज्यादा रिस्की होती है, उसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होने की संभावना होती है। शिपिंग डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लाइडिंग वगैरह है, या गुड्स डिलीवरी नोट है। सब्सिक्वेंट कैश मतलब 31 मार्च से पहले माल बिका, बाद में पेमेंट, ये हम वैसे भी चेक करते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन करनी है, हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि डेटर्स को चेक करने का यही तरीका है, कितने का माल बिका नहीं बिका, असल में पेमेंट कितना आया। फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट पेबल सॉरी, क्या है देखो, सब्सिक्वेंट कैश डिस्बर्समेंट, आपने जिनसे माल खरीदा है, अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर्स, उनको बाद में कितना पेमेंट हुआ, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ। गुड्स रिसीव नोट, क्योंकि माल खरीदा तो जीआरएन, अरे ये डॉक्यूमेंट आप वैसे भी देखते हैं, इसमें कुछ नया नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं, लेकिन ये पूरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसीलिए वो इस पर मैं, ठीक है, प्रैक्टिकली इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकली इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली तो है। तो थ्योरेटिकली वो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, evaluating the evidences obtained, the auditor shall evaluate whether the results of external confirmation procedure provides relevant and reliable audit evidence and whether performing further audit procedure is necessary
राइट। हम आपको नीचे 4 केसेस बता रहे हैं, राइट। इन 4 केसेस में से कोई केस अगर होता है तो ऑडिटर को यह देखना ही चाहिए कि क्या मुझे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत है क्या। अगर इन चारों में से कोई भी केस आता है तो आपको देखना है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन से जो एविडेंस मिला वो रिलायबल है या नहीं, और क्या मुझे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर एविडेंस लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला केस तो बहुत सिंपल है, नॉन रिस्पॉन्स, वहां से रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। और एक्सेप्शन, वहां से रिप्लाई आया, उसको पढ़ के ज्यादा टेंशन हो गया क्योंकि उसमें जो उन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी वो मेरे रिकॉर्ड से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। ये 2 केस में तो आदमी को डाउट जाएगा ही जाएगा ना यार। एक तो वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, खास तौर पे इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तब तो ज्यादा आएगा। या रिप्लाई आया और उसमें जो इंफॉर्मेशन बताई वो बिल्कुल मिसमैच हो रही है। तीसरा, रिस्पॉन्स बाय अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी इंडिकेट्स अग्रीमेंट विद इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सेप्शन। ये मुझे लगता है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि थर्ड पार्टी से रिप्लाई आया और उसमें रिप्लाई भी आ रहा है और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, यानी जो इंफॉर्मेशन का रिप्लाई उसने भेजा वो उसके रिकॉर्ड्स हमारे रिकॉर्ड्स में मैच कर। थोड़ा एक बार देख लेना, एक आपका ना कभी कभी सिक्स्थ सेंस काम करता है कि वैसे तो ठीक है यार कि रिप्लाई भी आया और उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो एक डाउट लग रहा है मन में कि कहीं ये रिक्वेस्ट जो रिप्लाई आया है वो सब कुछ सही से चल रहा है। तो कभी कभी होता है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। ये 2 केस तो है ही, राइट। लेकिन इसमें भी थर्ड, रिस्पॉन्स डीम्ड अनरिलायबल, यदि आपको लगता है कि जो रिप्लाई वहां से आया वो उतना रिलायबल नहीं लग रहा, मतलब ठीक है डाउट लग रहा है कुछ, ये पहले दूसरा जो पॉइंट है ना वो आपकी सिक्स सेंस वाला पॉइंट है। कई बार इससे इंट्यूशंस होते हैं कि रिप्लाई आया और सब कुछ सही है, या रिप्लाई तो आया बट मुझे रिलायबिलिटी नहीं लग रही, तो आप एक बार अच्छे से इवैल्यूएट, क्योंकि देखो एक बार ऑडिट रिपोर्ट बन गई फिर हम बाहर नहीं आ सकते, तो अच्छे से देख लो। यदि आपको लगे कि है ना हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने की नीड है या नहीं।